के ऊपर। अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, इधर देखिएगा। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अब ये वैसा डिसऑर्डर है, हम इसके बारे में ये लिखेंगे ट्रेट या डिसऑर्डर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। ये देखो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है, वैसा डिसऑर्डर जो ट्रांसफर करे पेरेंट से प्रोजनी में, यानी कि वैसा डिसऑर्डर जो माता पिता से बच्चों में जाए और वहां जाके वो एक्सप्रेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना, वहां जाकर वो एक्सप्रेस कर भी सकता है, वो जो डिसऑर्डर है वो उसके बॉडी में एक्सप्रेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वैसे डिसऑर्डर को हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब वैसा डिसऑर्डर जो माता पिता से बच्चों में जाए, उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। क्लियर है ना, डिसऑर्डर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी, वैसा डिसऑर्डर जो कहां से कहां ट्रांसफर हो, माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर हो गया। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमको दो चीज देखने को मिलता है, एक आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर हम बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर की, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर किसे हम कहते हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम किसे कहते हैं। देखिए एक हमारे पास मेंडेलियन है और एक क्या है बाबू, क्रोमोसोमल है ना, एक क्या है, क्रोमोसोमल। अब देखो मेंडेलियन की अगर हम पहले बात करें तो मेंडेलियन क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हम उसे कहेंगे जो मेंडल के लॉ को, मेंडल के रूल को फॉलो करेगा। समझ गए बात, तो हम क्या लिखेंगे मेंडेलियन के लिए, दे फॉलो मेंडेलियन पैटर्न, मेंडेलियन ये किसको फॉलो करेगा बाबू, मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करेगा। समझ आया बात, जो तुम्हारा मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा वो किसको फॉलो करेगा, वो तुम्हारा फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, मेंडेलियन पैटर्न को, यानी मेंडल का जो रूल था है ना, मेंडल का जो रूल था, मेंडल का जो नियम था उसको फॉलो जो डिसऑर्डर करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। क्लियर है एकदम। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे अगर रीजन की बात करें तो ये होता है तुम्हारा पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। किसके वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आप लोग को पढ़ा चुके हैं ना, अकर ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ये किसके वजह से होता है बाबू, पॉइंट म्यूटेशन के वजह से होता है। क्लियर है ये बात। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर समझ में आ रहा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहने का मतलब कि जो किसको फॉलो करे, मेंडल के रूल को फॉलो करे, किसको फॉलो करे, मेंडल के रूल को फॉलो करे, और साथ ही साथ ये किसके वजह से होता है, अगर रीजन पूछेगा तो अकर ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। किसके वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन। जैसे हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, याद है, एक को लगा के दूसरे को हटा देते हैं ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन कहला रहा था। फिर एक एडिशन था, किसी एक को एक्स्ट्रा ऐड कर देना। फिर हमने पॉइंट म्यूटेशन में एक पढ़ा था डिलीशन, एक को हटा देना, याद आया। तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से तुम्हारा क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर हम उसे कहेंगे जो किसको फॉलो करेगा, मेंडेलियन पैटर्न को, मेंडल के रूल को, मेंडल के नियम को फॉलो करेगा। तीसरा बात आपको याद रखना है कि कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री। अब ये पेडिग्री क्या होता है, पेडिग्री जो है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पेडिग्री क्या चीज होता है, बस आपको ये याद रखना है कि पेडिग्री के मदद से, पेडिग्री के मदद से इस मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम पता लगा सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, इसको पता लगा सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना कि कौन कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो है वो क्या है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो आपको डिसऑर्डर दिख रहे हैं ना, और भी सारे होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो है वो तुम्हारा कौन सा डिसऑर्डर है बाबू, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ये क्या करता है, मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करता है। और किस वजह से होता है, तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। किस वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। और इसे हम लोग पता लगा सकते हैं, किस पे पता लगा सकते हैं, पेडिग्री के मदद से हम इस पे पता लगा सकते हैं। क्लियर है, इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, और भी दीगर होते हैं। अगर हम बात करें क्रोमोसोमल की, मेंडेलियन क्लियर है। अगर हम क्रोमोसोमल की बात करें तो ये क्या होता है, देखो क्रोमोसोमल जो है इसमें क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलो मेंडेलियन पैटर्न, मेंडेलियन पैटर्न को ये फॉलो नहीं करेगा।
पहला बात आपको ये याद रखना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है आपका ये मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, ये किस वजह से होता है, तो ये तुम्हारा होता है किस वजह से बाबू, अकर ड्यू टू नन डिसजंक्शन। किस वजह से होता है? नन डिसजंक्शन के वजह से होता है। और यही किसका कारण है? एनियोप्लॉइडी का, है ना। एनियोप्लॉइडी किस वजह से होता है? अरे एनियोप्लॉइडी किस वजह से होता है? नन डिसजंक्शन की वजह से। तो हम लिख सकते हैं जो तुम्हारा मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो नहीं करता क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वो किस वजह से होता है? तो एनियोप्लॉइडी या फिर नन डिसजंक्शन की वजह से। क्लियर है? एनियोप्लॉइडी या फिर नन डिसजंक्शन की वजह से हमारा क्या होता है? तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। क्लियर हो गया ये बात? अब देखो क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है इसको हम लोग पेडिग्री के मदद से पता नहीं लगा सकते। कांट बी ट्रेस्ड ऑन पेडिग्री। इसको हम लोग पेडिग्री पे ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं पता लगा सकते। ये आपका डिफरेंस हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बीच में। हमने सबसे पहले देखा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? ट्रेट या डिसऑर्डर जो ट्रांसफर होगा पेरेंट से प्रोजनी में, माता पिता से बच्चे में जो डिसऑर्डर जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। हमने दो तरह का देखा, एक मेंडेलियन एक क्रोमोसोमल। मेंडेलियन जो है हमारे पास वो क्या करता है? मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करता है, पॉइंट म्यूटेशन के वजह से होता है। इसको हम लोग पेडिग्री के मदद से, पेडिग्री के हेल्प से हम इसको पता लगा सकते हैं। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और भी दीगर होते हैं कई सारे। क्रोमोसोमल में आपको क्या याद रखना है? ये मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। पहला बात, अकर ड्यू टू नन डिसजंक्शन या एनियोप्लॉइडी किस वजह से होता है? एनियोप्लॉइडी की वजह से हो सकता है ना। एनियोप्लॉइडी का कारण क्या है? नन डिसजंक्शन है। कहां होता है सर? एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। कांट बी ट्रेस ऑन पेडिग्री, पेडिग्री को भी हम पेडिग्री पे इसको हम पता नहीं लगा सकते। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? 3 मेन एग्जांपल हमारे पास बुक में दिया हुआ है। टर्नर सिंड्रोम, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये 3 मेन एग्जांपल आपको याद रखना। इसी से सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा है इन 3 एग्जांपल पे, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। क्लियर है? इन तीनों को हमको डिटेल में भी पढ़ना है। उसके बाद 2 अदर एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, सुपर मेल और सुपर फीमेल। क्लियर है? तो हम लोग अभी क्या करेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। चलिए इधर देखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है भाई? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की कहानी। सबसे पहले इसके रीजन के ऊपर बात करते हैं, क्यों ये होता क्यों है। कौन बच्चा बताएगा क्यों होता है? ये होता है सर अकर ड्यू टू नन डिसजंक्शन। ये किस वजह से होता है बाबू? नन डिसजंक्शन के वजह से हो सकता है, या आप कह दो ड्यू टू एनियोप्लॉइडी। क्लियर है? कहां से सवाल आएगा? सवाल इसके एग्जांपल से आएगा। आपसे पूछेगा बताइए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन होते हैं। आपको याद रखना है सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। दूसरा आपको याद रखना क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। और तीसरा आपको याद रखना डाउन सिंड्रोम। ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन में आने का चांस है अदर, तो आपको बस एक सुपर मेल याद रखना है, सुपर मेल, और आपको एक याद रखना है सुपर फीमेल। इसमें होता है क्या है, इसको ऊपर ऊपर देख लेते हैं। सुपर मेल में क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास जो क्रोमोसोम का नंबर होता है तो वो क्या होता है 44 प्लस एक्स और वाई होता है ना। नॉर्मल अगर ह्यूमन की बात करें तो 44 प्लस एक्स वाई होता है। तो यहाँ मेल के अंदर एक वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होगा। और अगर फीमेल की बात करें तो 44 प्लस नॉर्मली क्या होता है एक्स एक्स होता है, लेकिन ये सुपर फीमेल है इसलिए इसमें एक एक्स ज्यादा होगा। क्लियर हो गया ये बात? देखो सुपर मेल में क्या होगा, नॉर्मली 44 प्लस एक्स वाई होता है, तो ये सुपर मेल है इसलिए इसमें एक वाई क्रोमोसोम ज्यादा होता है। और ये सुपर फीमेल में क्या 44 प्लस एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल में होता है, ये सुपर फीमेल है इसमें एक क्रोमोसोम क्या होगा ज्यादा होगा। बस इसके अलावा इसको जानने की जरूरत कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको क्या याद रखना है, रीजन क्या है, नन डिसजंक्शन। रीजन क्या है बाबू, नन डिसजंक्शन या फिर एनियोप्लॉइडी इसका क्या है रीजन है। एग्जांपल की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम, तुम्हारा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये तीनों तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल। और ये 3 जो है तुम्हारा मेन एग्जांपल है।
याद रखना ये क्या है, मेन एग्जाम्पल है, इसलिए मेन एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा आने का चांस इसी से है ना, लिख लो यहाँ से सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा है। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों को, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है और डाउन सिंड्रोम। इसका सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, क्लियर है एकदम। 5 नंबर में भी आ सकता है, आपसे तीनों को क्या करेगा, तीनों को आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा, या फिर आपको हेडिंग में दे देगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, क्लियर है। तो तुम तीनों को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, इससे सवाल आने का चांस जो है बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखना, हम फिर से बोल रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल हमारे पास, गौर से सुनो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम है, क्लियर है। अदर क्या है, सुपर मेल सुपर फीमेल, करने की जरूरत नहीं है, ये बस इतना याद रखो, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल होता है, क्लियर है। अब एक एक करके हम इन तीनों का डिटेल देखने वाले हैं, हो जाएगा। चलो इधर हम दिखा देते हैं तुमको पहले टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इधर हम तुमको दिखा देते हैं क्लेनफेल्टर, बहुत ज्यादा चांस है इससे सवाल आने का बाबू, और इधर हम आपको दिखा देते हैं डाउन सिंड्रोम, इनसे सवाल आता है, मतलब आता है, सबसे सवाल आएगा। देखो अब क्या करें, अब ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है सर, ये जो तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम है ना बाबू, इसमें क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है, फीमेल में। और यहाँ पे जो है ना, नॉर्मली अगर हम बात करें, देखो ये जो तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम है, ये किसमें देखने को मिलता है, फीमेल में। पहला बात ये याद रखना, किसमें देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को मिलता है। तो अगर नॉर्मल फीमेल का अगर हम जीनोटाइप लिखते हैं तो वो क्या आएगा, 44 प्लस XX आएगा, क्लियर है, क्या आएगा, 44 प्लस XX आएगा, क्लियर है ये बात। तो इसमें क्या होता है, एक जो X है ना वो गायब हो जाता है, मतलब एक X जो है इसमें एब्सेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है बाबू, एक X क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंस होता है, क्लियर हो गया ये बात, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। इसके वजह से जो तुम्हारा फीमेल है ना, वो ये जो फीमेल है ये स्ट्राइल हो जाती है। स्ट्राइल का मतलब ये कैपेबल नहीं होती है, ये एबल इसके लिए नहीं होती है कि ये बच्चे को प्रोड्यूस कर सके, एक नया यंग वंश को प्रोड्यूस कर सके, समझ गया बात। तो स्ट्राइल का मतलब क्लियर हो गया, मतलब सीधा लफ्ज में समझो कि आगे ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, क्लियर है एकदम। तो होता क्या है सर, फीमेल का नॉर्मली जीनोटाइप 44 प्लस XX होता है, लेकिन यहाँ पे एक X क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, जिसके वजह से ये जो फीमेल है वो क्या होती है, स्ट्राइल होती है। स्ट्राइल का मतलब आगे नया यंग वंश प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, क्लियर है। तो टर्नर सिंड्रोम में एब्सेंस होता है 1X क्रोमोसोम, जीनोटाइप की बात करें 44 प्लस XO, और फीमेल जो है वो स्ट्राइल होंगी। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या होता है, सिम्टम्स का मतलब समझ में आता है, लक्षण, क्या क्या लक्षण दिखेगा, समझ बस। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है बाबू, लक्षण, क्या क्या हमको इसको लक्षण देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें लक्षण देखने को मिलेगा शॉर्ट स्टेचर, क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर का मतलब समझ में आता है, एक वर्ड में समझा दे शॉर्ट स्टेचर का मतलब। एक कार्टून आता था पहले, छोटू दादा, वो छोटू दादा जो था ना, छोटू दादा, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है शॉर्ट स्टेचर का। कम हाइट जो इसका होता है ना, टीन एज हो गया है लेकिन उसके बावजूद जो हाइट है वो कम है, समझ में आया बात। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टेचर, और एग्जांपल छोटू दादा, याद रखना, ठीक है। अब बेचारा नहीं रहा, लेकिन उसका एग्जांपल नहीं है, वो उसका डेट हो गया, वो चला गया। शॉर्ट स्टेचर अभी कल ही हम देख रहे थे कि वो जिंदा है कि नहीं बोलने से पहले। तो शॉर्ट स्टेचर का एग्जांपल याद रखना तुम, सिंपल छोटू दादा, उसका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा गूगल लिखता है, ठीक है। तो सिम्टम्स में सबसे पहले याद रखना है क्या बाबू, शॉर्ट स्टेचर। किसके अंदर टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है, फिर से बोल रहे, फीमेल के अंदर। फीमेल जो है वो स्ट्राइल होती है, यानी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होती है। जीनोटाइप की बात करें तो 44 प्लस XO, एब्सेंस होता है 1X क्रोमोसोम, क्लियर है ये बात। और सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम्स हमको क्या देखने को मिला, शॉर्ट स्टेचर, कम हाइट वाले लोग, है ना, कम हाइट वाले लोग। अब वैसा कम हाइट नहीं, किसी किसी का नॉर्मली भी कम हाइट होता है, लेकिन जैसे अब टीन एज हो गया उसके बावजूद बहुत कम हाइट है, जैसे कि छोटू दादा का, समझे बात। तो उन लोग को हम लोग किस में रखते हैं, शॉर्ट स्टेचर में, क्लियर हो गया ये बात, शॉर्ट स्टेचर। दूसरा आपको याद रखना, रूडिमेंट्री ओवरी। अब ये क्या है सर, रूडिमेंट्री ओवरी। रूडिमेंट्री ओवरी का मतलब वैसा ओवरी बाबू, रूडिमेंट्री ओवरी का मतलब वैसा ओवरी जो ओवरी तो रहेगा आपके बॉडी में, लेकिन वो गैमेट्स बना
नहीं पाएंगे। ओवरी के अंदर गैमेट्स बनता है ना, तो गैमेट्स नॉर्मली बनता है, लेकिन जब ओवरी आपका रूडिमेंट्री रहेगा तो गैमेट्स नहीं बनेगा। तो दूसरा आपको क्या याद रखना है, रूडिमेंट्री ओवरी। और तीसरा आपको याद रखना है कि ऐसे जो फीमेल होंगे वो कैसी होंगी, स्टाइल होंगे। स्टाइल का मतलब बच्चा पैदा आगे नहीं कर सकेंगे। तो क्लियर हो गया टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में आपको पहला बात फीमेल याद रखना है, फीमेल होंगे, फीमेल जो होंगे वो स्टाइल होंगे। जीनोटाइप की बात करें तो 44 प्लस एक्सो है ना, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। एक जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो क्या होगा, एब्सेंस होगा। और कौन सा एब्सेंस होगा आपको याद रखना, कौन सा एब्सेंस होगा, एस क्रोमोसोम। सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर का मतलब समझा दिया आपको, रूडिमेंट्री ओवरी होगा और फीमेल जो है वो स्टाइल होगी। ये पूरा कहानी होगी आपका टर्नर सिंड्रोम का। क्लियर है यहाँ तक। नाउ बात करते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है ये तुमको देखने को मिलेगा बाबू, ये तुमको देखने को मिलेगा मेल के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, मेल के अंदर। इसमें क्या होता है, ये तुमको देखने को मिलेगा किसके अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, पहला बात ये याद रखना। दूसरा, इसकी अगर हम जीनोटाइप की बात करें, किसकी बात करें, जीनोटाइप, तो नॉर्मली ह्यूमन में कितना होता है, फिर से बताओ 44 प्लस। अगर मेल की बात करें तो एक्स और वाई होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा होता है। नॉर्मली क्या होता है, देखो इसको हटा देते हैं। नॉर्मली हमारे पास ये होता है मेल के अंदर 44 प्लस XY नॉर्मली होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केस में क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा होता है। क्लियर हो गया ये बात। तो ये मेल में होता है, इसके वजह से जो मेल है वो कैसा हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। स्टाइल का मतलब फिर समझ में आ गया होगा, स्टाइल का मतलब कि वो गैमेट्स बनाने लायक नहीं है, वो आगे बच्चा पैदा करने लायक नहीं है। जीनोटाइप की बात करें तो 44 प्लस XXY। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक एडिशनल कॉपी जो है हमारे पास किसका आ रहा है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, है ना। अरे एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिला एक्स क्रोमोसोम का, समझ आया बात। तो तुम्हारा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, एडिशनल कॉपी देखने को मिलता है एक्स क्रोमोसोम का। जीनोटाइप की बात करें तो 44 प्लस XXY मेल में होगा, और साथ ही साथ जो मेल होगा वो कैसा होगा, स्टाइल होगा। अब इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कैसा कैसा इसका जो सिम्टम्स है क्या क्या रहेगा, क्या लक्षण रहेगा, समझ आया बात। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या, आइए देखते हैं। देखो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिम्टम्स याद रखना, सिम्टम्स इसमें सबसे मेन सिम्टम्स याद रखना कि मेल होता है, लेकिन क्या होता है इसमें, मेल होता है लेकिन इसमें फीमेल का कैरेक्टर जो है वो बनने लगता है, मेल विथ फेमिनिन कैरेक्टर। फेमिनिन कैरेक्टर मेल होता है, लेकिन इसमें कुछ फीमेल का जो लक्षण है वो देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट। इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, और इस ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गायनिकोमेस्टिया। और आपसे सवाल इसी शब्द पे आएगा। बताओ गायनिकोमेस्टिया जो है वो किस केस में देखने को मिलता है, आपका टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या सब में। तो आपको आंसर क्या लगाना है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, मेल जो होता है वो कैसा होता है बाबू, फेमिनिन कैरेक्टर, यानी मेल जो है मेल है, लेकिन जो उसमें कैरेक्टर देखने को मिल रहा है वो किसका देखने को मिल रहा है, लड़की का, फीमेल का देखने को मिल रहा है। समझ आए बात। ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम एक वर्ड में अगर लिखना चाहे तो उसे हम क्या लिखेंगे, गायनिकोमेस्टिया, है ना। क्या लिखेंगे, गायनिकोमेस्टिया। क्लियर है एकदम, सिम्टम्स क्लियर है। मेल विद फेमिनिन कैरेक्टर, मेल होगा लेकिन फीमेल के कैरेक्टर के साथ ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। एडिशनल कॉपी हमको देखने को मिलेगा किसका, एक्स क्रोमोसोम का। जीनोटाइप की बात करें तो 44 प्लस XXY मेल होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, स्टाइल होगा। ये कहानी हो गया तुम्हारा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम का। नाउ बात करते हैं अब डाउन सिंड्रोम के ऊपर। ये दोनों क्लियर है एकदम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। सबसे ज्यादा डिटेल डाउन सिंड्रोम का ही दिया हुआ है आपकी किताब में। डाउन सिंड्रोम जो है वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ने 1866 में इसको दिया, डाउन सिंड्रोम को। होता है क्या है सर, डाउन सिंड्रोम के केस में क्या देखने को मिलता है, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम हमारे पास होता है उस पे एक कॉपी, है ना, 21 नंबर के क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम का कॉपी हमको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। समझे बात, 21 नंबर क्रोमोसोम पे हमको क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। समझे बात। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21 कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21। क्योंकि देखो नॉर्मली जब क्रोमोसोम होता है तो दो होता है कि नहीं होता है, तो एक बार गया तो वो ट्राई हुआ कि नहीं हुआ। तो 21 क्रोमोसोम पे हमको क्या देखने को मिलता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 देखने को मिलता है। किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। याद रखना, इसी शब्द से सवाल आएगा कि बताओ जो ट्राइसोमी ऑफ 21 है वो कहाँ देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम। याद रखना कहाँ देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम। देने वाले साइंटिस्ट का नाम लैंगडन डाउन। कब दिया था, 1866 में। याद रखना कब, 1866 में, ट्राइसोमी ऑफ 21। क्लियर है, ट्राइसोमी ऑफ
21 यानी 21st क्रोमोसोम पे आपको एक एडिशनल कॉपी देखने को मिलेगा। क्लियर है, एक एडिशनल कॉपी देखने को मिलेगा। वो तुम्हारा एक्स भी हो सकता है वो कॉपी, और वो तुम्हारा वाई भी हो सकता है। क्लियर है, वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। इसलिए जो डाउन सिंड्रोम है ना, इसके केस में या तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, आइदर मेल या फिर फीमेल, या तो मेल होगा या फिर फीमेल, कोई भी हो सकते हैं। क्लियर है, डाउन सिंड्रोम के केस में तुम्हारा मेल भी हो सकता है और क्या हो सकता है बाबू, फीमेल भी हो सकते हैं। किसने दिया था, लैंगडन डाउन ने। कब दिया था, 1866 में। एक 21 याद रखना, 21st क्रोमोसोम पे हमको एक एडिशनल कॉपी देखने को मिलता है, जिसके लिए हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। क्लियर हो गया ये बात। अब उसके बाद हमने देखा ये जो है मेल में भी देखने को मिल सकता है और फीमेल में भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है, आइदर मेल या फीमेल। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें यानी लक्षण की बात करें, तो इसमें सिम्टम्स हमको क्या क्या देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स में आपको याद रखना वापस से शॉर्ट स्टेचर। क्या याद रखना, शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट स्टेचर का मतलब समझ में आ गया है ना, शॉर्ट स्टेचर बता चुके हैं। उसके बाद तुमको और क्या देखने को मिलेगा, डिस्टिंक्ट पाम इंक्रीज, डिस्टिंक्ट पाम क्रेज। अब ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट पाम क्रेज। पाम का मतलब हथेली होता है, क्या होता है, हथेली। जब इनके हथेली को देखे हो तो ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, इनका जो लाइन होगा ऐसे, जो जिनको डाउन सिंड्रोम हुआ रहेगा वैसे, और वैसे इंसान को जब देखोगे तुम तो उनका जो ये जो क्रियस दिख रहे हो, लाइन देख रहे हो, पाम मतलब हथेली, जो हथेली पे जो तुम लाइन देख रहे हो तो वो अलग होगा, हम लोग से क्या होगा, अलग होगा। समझे बात, हम लोग का जनरली एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करता है ना, लेकिन उनका जो है वो अलग होगा। अगर उनके फिंगर को तुम देखोगे तो उनका फिंगर जो है उनको शॉर्ट होगा, वेरी शॉर्ट फिंगर होगा। समझे बात, उनका जो फिंगर होगा वो क्या होगा, बहुत शॉर्ट होगा। क्लियर है, तो ये सिम्टम्स है, शॉर्ट स्टेचर हो गया, डिस्टिंक्ट पाम क्रियस हो गया। फिर आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि इसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें तुमको देखने को मिलेगा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। अब ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होता है, जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा, जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा उसी वक्त से इसे हार्ट की यानी दिल की बीमारी होगी। समझ में बात, जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा उसी वक्त से इसको क्या होगा बाबू, तुमको हार्ट का बीमारी होगा। क्लियर है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्लियर है, लैंगडन डाउन 1866 में, ट्राइसोमी ऑफ 21 याद रखना है। इसमें मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी। सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्ट स्टेचर, डिस्टिंक्ट पाम क्रियस, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। याद रखना क्रोमोसोम का नंबर इसमें जो है वो आपका बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बढ़ के हो जाएगा 47, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 46, और हमने बोला कि एक एडिशनल कॉपी 21 क्रोमोसोम पे हमारे जुड़ जाता है, तो 46 और 47 हो जाएगा। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर टोटल कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। क्लियर हुआ, ये सब ह्यूमन की बात हो रही है, ये सब तीनों का तीनों किसकी बात हुआ है, ह्यूमन का बात हुआ है। तीनों बीमारी ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात, तीनों क्लियर है, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। अब कुछ जरूरी बात ये है सुन, और एग्जाम आपका होगा फरवरी में, ये एकदम गारंटी है कि 1 फरवरी से आपका जो एग्जाम है वो 100% आपका जो एग्जाम है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका चल रहा है जून। आपका अगर 30 से 40% हर सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अब तक, तो आप गुड है, मतलब आप सही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सिलेबस आपके माइंड में भी होना चाहिए। अगर माइंड में नहीं है तो फिर कोई मतलब फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, 1-2 बार रिपीट कर चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं हर चैप्टर का, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं है। जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको वापस से रिकॉल होने लगेगा। लेकिन कुछ सिलेबस आपके पास ऐसा है जिसको आपने जरा सा देखा भी नहीं है, रिवीजन किया ही नहीं है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ही नहीं है, टेस्ट दिया ही नहीं है, तो फिर आपको वो परेशानी क्रिएट करेगा। आपको अब यहां से यहां कैसे मूव करना है, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। जून से फरवरी तक का सफर आपको किसी भी हाल में 1 दिसंबर को सिलेबस खत्म कर लेना है। 1 दिसंबर को आपको किसी भी हाल में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो। क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, चोरी चमारी बढ़ रहा है। अभी पता होगा कितना भयानक चोरी हो रहा है नीट के एग्जाम में, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। 8-8 सेंटर से एक बच्चा टॉप कर रहा है। कल हम एक वीडियो देखा, उस वीडियो में क्या देखा, कल लगभग 12:30 के टाइम में हम एक वीडियो देखा, मेरे पास एक ऑडियो आया, 8 मिनट का वो ऑडियो आया था। उसमें साफ बात किया हुआ था, बोल रहा था पीएमसीएच दिला देंगे आपको, 8 लाख रुपए हमको पहले दे दीजिए, हम आपको पीएमसीएच दिला देंगे। आपको हम 6 लाख दे दीजिए, हम आपको गया का मेडिकल कॉलेज दिला देंगे।
आपको कुछ नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन आएगा वही एकदम 100% जो आएगा आपको वही बनाना। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है आप खाली छोड़ दीजिए, मेरे एक्सपर्ट्स वहां रहेंगे, वो आपके क्वेश्चन को बना देंगे। लेकिन आपको पेन चलाते रहना, कैमरा के अंदर आप रहिए। इस वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने बात तो बहुत दूर तक पहुंच गया। कलकत्ता हाईकोर्ट और दीगर हाईकोर्ट जो है वो एक्शन ले लिया। वो एनटीए से अब एफिडेविट मांग रहा है। एफिडेविट का मतलब होता है कि आप पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से डिटेल लिखिए और वो डिटेल का क्रॉस चेकिंग भी होगा। ऐसा ही नहीं बस आप डिटेल दे दिया तो हम मान लेंगे। समझ में आया? चलो खैर वो तो नीट का बात है। इधर देखो हमको क्या करना है, जून से 1 फरवरी, ये टाइम लगभग 7 महीना होता है ना? कितना महीना होता है? 7 महीना है ना? जून जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा दिसंबर तक आपका 7 महीना है। दिसंबर तक आपके पास 7 महीना। इस 7 महीने में आपको कोशिश करना है कि हम जो अपना सिलेबस है उसको 2 बार खत्म करें। एक बार आप देखो कैसे खत्म करना 2 बार। एक बार आपका टीचर करा रहा है, एक बार आप अपने से करते चलिए। समझ में बात? एक बार आप अपने से करते चाहिए। अपने से करने का मतलब है कि आप घर पे रिवीजन करती आपके घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये जो बीच का टाइम देख रहे हो ना बाबू, यही बीच के टाइम में आप दिसंबर से फरवरी के बीच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। हम मेरे से ये लिख के ले लीजिए, आप नहीं कर पाइएगा ज्यादा कुछ। आप ये परेशान रहिएगा, एग्जाम है नहीं पढ़े वो पढ़े, आप परेशान रहिएगा। ये जो जून से दिसंबर वाला समय है इसी में आप बहुत कुछ कर पाइएगा। आप देखते होंगे कि अब आपको टाइम मिलना ज्यादा हो गया। अब आपको टाइम ज्यादा मिलता है। जून से दिसंबर के बीच में आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है, ये जो टाइम ज्यादा मिल रहा है ना, इस टाइम को यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। जून से दिसंबर तक वाले टाइम को इस्तेमाल करो। आप ऐसा नहीं समझिए कि 4 चैप्टर पढ़ लिया तो आप छोड़ दे, उसको रिवीजन करते चलिए। आप घर पे डेली पढ़िए, थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए लेकिन आप डेली पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव सारा चैप्टर का हम दे चुके हैं अभी तक। 5वां तक दे दिया है ना? 5वां तक पूरा दे दिया है, वो भी निकाल निकाल के दे दिया है। मतलब एनसीईआरटी बोर्ड क्वेश्चन दे दिया है, फिर बोर्ड पीवाईक्यू दे दिया। उतना तुम कर लोगे उससे बाहर नहीं आएगा। जब किसी को तुम्हारा मान लो कि किसी पे डाउट है, कोई लेक्चर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा पढ़ रहे हो तो उसका लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, उसको तुम दोबारा देख सकते हो। समझ में बात? तो अब थोड़ा सा कमर कसो क्योंकि जून आ गया है। जून से अब तुम्हारा फरवरी। अब बहुत बच्चा बोलेगा बकरीद बाद सर देखेंगे। बकरीद बाद छोड़ो, अभी से देखो। 2-3 दिन बकरीद रहेगा, उस दिन थोड़ा ढिलाई कर देना, लेकिन अब स्टार्ट कर दो तुम लोग घर पे रिवीजन करना। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो सारा वेस्ट चला जाएगा। और रिवीजन का टाइम यही है। लोग कहता है रिवीजन का टाइम ये है, हम कह रहे हैं रिवीजन का टाइम ये है। आप यहाँ पे रिवीजन नहीं कर पाइएगा बढ़िया से। आप यहाँ पे बहुत प्रेशर में रहिएगा। आप यहाँ पे अभी प्रेशर में नहीं है, आपके पास यहाँ पे समय है, यहाँ पे समय नहीं रहेगा। जब यहाँ पे आइएगा तो हम खुद 2-2 घंटा क्लास लेवे लगेंगे। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि हम टेस्ट भी लेंगे, साथ साथ रिवीजन भी कराएंगे अपने तरफ से। लेकिन जब आप रिवीजन किए रहेगा, इधर टेस्ट आप दीजिएगा एकदम खटाखट, और उसके बाद आपको हम रिवीजन कराएंगे तो आपके ब्रेन में सेट होते चल जाएगा चीज। समझ में आया बात? तो अभी का आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अभी से रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना, जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है? क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा। आप लोग का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसको समझने के लिए आपको अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। और तीनों सब्जेक्ट को, तीनों क्या हम कहेंगे, पांचों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए। और अगर अभी आप बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री को एकदम स्ट्रॉन्ग रखिएगा, तभी आप लास्ट के 3 महीने में इंग्लिश हिंदी पे काम कर पाइएगा। और हम इसी वजह से कह रहे हैं कि लास्ट के 2 महीने में आप इसे रिवीजन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उस वक्त आपको इंग्लिश हिंदी भी नजर आने लगेगा। तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, समय घटेगा, समय घटेगा तो फिर रिवीजन करना मुश्किल होगा। रिवीजन अभी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करो, 2 पेज करो, 3 पेज करो, डेली करो। डेली 2 पेज 3 पेज याद करो। हम क्या कर सकते हैं आप लोग के लिए, आज से डेली 5 क्वेश्चन आपके ग्रुप में जाएगा सब्जेक्टिव का, और उसका एक अलग कॉपी होना चाहिए या रफ कॉपी होना चाहिए। वो 5 क्वेश्चन आप अलग से उसका आंसर लिख के अपने तरीके से, अपने से जो आ रहा है अच्छे से समझ के, नोट्स तो दिए हैं पढ़िए, उसको लेक्चर कीजिए, लेकिन अपने से जितना अच्छा से लिख सकते हैं उतना अच्छा से लिख के हमको दिखाइए। हम बताएंगे इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। तो आज से डेली 5 क्वेश्चन आपके ग्रुप में जाएगा। एक्टिव रहिए, डेली 5 क्वेश्चन, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो। जिस दिन क्लास ना भी होगा उस दिन भी 5 क्वेश्चन आपके इसमें जाएगा। और उसके लिए आप एक कॉपी भी रख सकते हैं, क्योंकि हम ये बात भी बोलते हैं कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 5 क्वेश्चन जो देंगे डेली, उसी के आसपास या सेम वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को वापस से मिल सकता है। क्लियर हो गया बात? यही जरूरी बात।